Hello friends and welcome to the Exams Made Simple, and we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 27th of April 2022। तो 27 अप्रैल 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपको कंटेंट पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट। लाइक करने में बिल्कुल शर्माया मत करिए, है ना, तो ये हमारे लिए भी बेनिफिशियल रहता है। तो प्लीज़ डू लाइक द वीडियोस फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज के सवालों के साथ, जिनके जवाब आपको देने हैं। दीज आर द क्वेश्चंस फॉर ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन, यानी कि प्रीलिम्स के लिए आपको मदद करेंगे। पहला सवाल है, with reference to India, which of the following are implied by a deficit on the current account? current account deficit अगर होता है तो इनमें से कौन सी चीज़ें होंगी? which of the following are implied, मतलब कि अगर current account deficit है तो इनमें से कौन सी चीज़ें होंगी? first is India imports more goods and services than it exports. Second is demand for the foreign currency is less than the demand for the Indian rupee. Third is during current account deficit Indian rupee will depreciate. तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी चीज़ें होंगी करंट अकाउंट डेफिसिट के केस में। ऑप्शंस आर 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1 and 3 या 1 to 3। क्वेश्चन नंबर 2 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स न्यूज़पेपर्स हैव बीन रिटन बाय श्री औरोबिंदो। तो श्री औरोबिंदो द्वारा इनमें से कौन सी चीज़ें लिखी गई हैं? फर्स्ट इज द मदर, सेकंड इज द वंदे मातरम, थर्ड इज अ नेशन इन मेकिंग, फोर्थ इज सावित्री अ लेजेंड एंड अ सिंबल। तो आपको बताना है कि इनमें से श्री औरोबिंदो द्वारा कौन कौन सी लिखी गई हैं। ऑप्शंस आर 1 2 3, 2 3 4, 2 ओनली या 1 2 4। क्वेश्चन नंबर 3 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब दो स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला लिखा है ज़ैपोरिज़िया इज अ न्यूक्लियर पावर प्लांट इज द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप। दूसरा स्टेटमेंट है ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन फ्रांस ऑन नीपर रिवर। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट सही है, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ या नन। क्वेश्चन नंबर 4 इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला, इट हैज़ अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशंस। सेकंड, यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर्स। थर्ड इज चाइना इज द लार्जेस्ट शेयर होल्डर इन द बैंक, फॉलोड बाय इंडिया, फॉलोड बाय रशिया एंड जर्मनी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शंस आपके सामने 1 and 2, 2 and 3, 1 and 3 या 1 2 3। तो दीज आर द 4 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। आई होप आप अपनी तरफ से आंसर करेंगे। एक एक करके मैं आंसर आपको बताता हूँ, कुछ आपको नया सीखने को भी मिल जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट से क्या चीज़ें हैं? तो करंट अकाउंट डेफिसिट का तो मतलब ही कुल मिलाकर ये होगा कि आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, ठीक है ना। इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही हो गया है ना, कि इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है और एक्सपोर्ट कम हो रहा है। दूसरा जो लिखा है कि फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है वो कम हो जाती है, ये गलत है। फॉरेन करेंसी की डिमांड जो है वो बढ़ जाती है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हो तो इंपोर्ट ज़्यादा करने के लिए आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी तो मतलब आपकी डिमांड ज़्यादा हो गई, है ना। फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी ना, तो आपके यहाँ डिमांड ज़्यादा होगी, तभी तो आप दोगे। इंपोर्ट कैसे कर पाओगे? नहीं तो इंपोर्ट करते, ये पहला स्टेटमेंट सही था। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ जाती है। अब कॉमन सेंस लगाओ कि जिसकी डिमांड ज़्यादा उसकी वैल्यू ज़्यादा, और जिसकी डिमांड कम उसकी वैल्यू कम। तो तीसरा स्टेटमेंट क्या हुआ? लिखा है तीसरा स्टेटमेंट कि इंडियन रुपी विल डिप्रिशिएट। बिल्कुल सही बात है। जब करेंसी, फॉरेन करेंसी की डिमांड ज़्यादा है तो फॉरेन करेंसी की वैल्यू भी ज़्यादा बढ़ेगी। इंडियन करेंसी की डिमांड कम है तो इंडियन करेंसी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो इंडियन करेंसी जो है वो डिप्रिशिएट कर जाएगी। तो 1 and 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, 1 and 3, ठीक है ना। दूसरा सवाल मैंने पूछा कि आपको बताना था कि श्री औरोबिंदो द्वारा इनमें से कौन सा कंटेंट लिखा गया है बुक्स या न्यूज़पेपर में। तो देखो, द मदर बिल्कुल लिखा गया है, वंदे मातरम लिखा गया है, नेशन इन मेकिंग नहीं लिखा गया है, और सावित्री बिल्कुल लिखा गया है। तो याद रखिएगा 1 2 4 जो है ये श्री औरोबिंदो द्वारा लिखा गया है। इनके नाम दोबारा देख लेना। मैं आपको बता दूं, सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी थी ये आपकी नेशन इन द मेकिंग। तो सर सुरेंद्रनाथ बनर्जी का नाम याद रखना, उन्होंने लिखी थी नेशन इन मेकिंग, ठीक है। तीसरा सवाल मैंने पूछा था ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट से। देखो, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि इट इज़ द लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट इन यूरोप। पूरी यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ये फ्रांस में नहीं बल्कि अभी यूक्रेन में लोकेटेड है, जहाँ पे वॉर चल रहा है। तो सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फर्स्ट इज राइट, आंसर विल बी 1 ओनली। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आपसे पूछा एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर
इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से रिलेटेड। पहला स्टेटमेंट कह रहा था इट हैज़ अ परमानेंट ऑब्जर्वर स्टेटस इन यूनाइटेड नेशन, बिल्कुल सही है इसका परमानेंट स्टेटस। यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर्स लिखा। अब ये बताओ, ये थोड़ा कठिन स्टेटमेंट था, अगर आपको पता है तो ठीक, नहीं पता तो मैं बता दूं, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। यूएसए एंड जापान आर नॉट इट्स मेंबर्स, यूएसए एंड जापान इसके मेंबर नहीं है, बिल्कुल सही है। तीसरा स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि चाइना लार्जेस्ट शेयर होल्डर है, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट, फिर रशिया आता है। ये तीनों ही स्टेटमेंट सही है। 1 2 3 विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये चारों क्वेश्चन आपसे बन गए होंगे, और अगर नहीं बने तो भी बताइए, बन गए तो भी बताइए, और आपको क्वेश्चंस कैसे लगते हैं और ये लेवल अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आई होप यू विल ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाई इज द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डिक्लाइनिंग। कल आपको मैंने न्यूज़ बताई थी कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है पिछले 4-5 साल के कंपैरिजन में अगर हम देखें तो आपको बताना है कि रेट क्यों डिक्लाइन कर रहा है एंड व्हाट कैन बी डन टू इम्प्रूव दिस स्पेशली फॉर वुमेन, है ना। तो आपको बताना है कि किस तरीके से हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा सकते हैं, स्पेशली कीपिंग इन माइंड द वुमेन्स, मतलब कि आपको फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में और ज़्यादा फोकस करके आंसर लिखना होगा। तो आई होप विल ट्राई टू राइट द आंसर, है ना। आप जरूर अपनी तरफ से आंसर करिएगा, कुछ पॉइंट्स देने की कोशिश करिएगा। आगे मूव करते हैं, न्यूज़पेपर एनालिसिस में आते हैं। पहले कुछ प्रीलिम्स के लिए फैक्चुअल न्यूज़ आइटम्स देख लेते हैं। पहली जो न्यूज़ है वो है रिगार्डिंग द वर्टिकल फार्मिंग मेथड्स, ठीक है ना। तो अभी रिसेंटली एक्सपर्ट्स ने कहा है जो कि वर्टिकल फार्मिंग मेथड से जो क्रॉप्स ग्रो किए जा रहे हैं वो लगभग 95% वाटर एफिशिएंट है, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, वर्टिकल फार्मिंग एक मेथड होता है जिसमें जैसे हम सॉइल में जो फार्मिंग करते हैं, सॉइल में जो हम फार्मिंग कर रहे हैं वो पूरी कैसे हो रही है, हॉरिजॉन्टल फार्मिंग हो रही है ना। सॉइल में कई जगहों पर वर्टिकल भी होती है, मैं आपको बताऊँगा कहाँ कहाँ पर, लेकिन नॉर्मली जो हम ग्रो करते हैं वो फील्ड्स में ग्रो करते हैं, है ना, और यहाँ वहाँ ग्रो करते हैं। तो ये पूरा आपका क्या है, ये पूरा आपका हॉरिजॉन्टल फार्मिंग का मेथड है। अब हम जो बात कर रहे हैं वो वर्टिकल फार्मिंग का मेथड की बात कर रहे हैं, मतलब कि जहाँ पे क्रॉप्स वर्टिकली स्टैक्ड हों, क्रॉप्स क्या हो, वर्टिकली अलग अलग लेयर्स में स्टैक्ड हों, ठीक है ना। और ये कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होता है बाय यूजिंग टेक्निक्स, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में ही होता है बाय यूजिंग डिफरेंट टेक्निक्स, जिसमें सॉइल का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। ये एक इंपॉर्टेंट वर्टिकल फार्मिंग में डिफरेंस है। हॉरिजॉन्टल फार्मिंग में सॉइल का यूज मैंडेटरी रहता है, लेकिन जो वर्टिकल फार्मिंग की हम बात कर रहे हैं, वर्टिकल फार्मिंग में सॉइल का इतना ज़्यादा यूज नहीं किया जाता, सॉइल का यूज नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है वर्टिकल फार्मिंग का, ये 1915 में गिलबर्ट एलिस बेली ने दिया था, ये टर्म कॉइन किया था वर्टिकल फार्मिंग का। उन्होंने किताब भी लिखी थी वर्टिकल फार्मिंग। तो 1915 में गिलबर्ट एलिस बेली ने ये टर्म दिया था वर्टिकल फार्मिंग का। एंड ये फिर आगे जाते जाते बहुत सारे लोग और इसमें आए, जैसे कि एक ओल्सन इसमें आए 1980s में, एक ओल्सन आए, है ना। उन्होंने फिर थोड़ा इसमें कुछ और सजेस्ट किया। जो मॉडर्न कंसेप्ट है वर्टिकल फार्मिंग का वो 1999 में प्रोफेसर डिक्सन डेस्पोमियर, याद रखिएगा, ये नाम भी याद रखिएगा, 1999 में प्रोफेसर डिक्सन डेस्पोमियर ने ये कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट जो है आपका वर्टिकल फार्मिंग का, वो लेकर के आए। एंड दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड वर्टिकल फार्मिंग, देखो मैंने आपको बताया कि इसमें सॉइल का यूज है, ये मेजर चीज ये है कि इसमें सॉइल का यूज कम होता है, सॉइल का यूज होता ही नहीं है या फिर बहुत कम होता है, ठीक है ना। तो इंस्टेड ऑफ हॉरिजॉन्टली ऑन द ग्राउंड लाइक ट्रेडिशनल फार्मिंग, वर्टिकल फार्मिंग में क्रॉप जो है वर्टिकल अलग अलग स्टैक्ड लेयर्स में विदाउट पुटिंग टू मच प्रेशर ऑन द लैंड वाटर रिसोर्सेज, ठीक है ना। देखो ये सब मेथड्स क्यों डेवलप हुए, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस लगाओ, तो ये सब मेथड्स इसलिए डेवलप हुए क्योंकि लैंड अब कम पड़ता जा रहा है। आप सबको पता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों के रहने के लिए घर नहीं है। अब देखो लोग कन्वर्ट क्या करेंगे, एग्रीकल्चरल लैंड को ही तो रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करेंगे। जब एग्रीकल्चर को रेसिडेंशियल में कन्वर्ट करेंगे तो फिर खाएंगे कहाँ से, ग्रो कहाँ करेंगे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अब ये रिसोर्सेज को बचाने के लिए जैसे मेथड्स आए हैं। अब वर्टिकल फार्मिंग मैंने आपको बताया था कि ये अलग अलग मेथड्स के थ्रू होता है। तो इसमें अलग अलग मेथड, जैसे आपका एरोपोनिक्स हो गया, एक आपका एक्वापोनिक्स हो गया, एक आपका हाइड्रोपोनिक्स हो गया, एक आपका, मतलब ये सारे अलग अलग, ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में आते हैं। दीज कम्स अंडर द प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन। एरोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स, ये सब याद रखना नाम।
यही सब है। यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो इन्वायरमेंट को, रेगुलेट कर सकते हो टेम्परेचर को, सॉइल वाटर टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, इन सब चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, कंट्रोल्ड फार्मिंग भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब कैसे कैसे मेथड्स हैं, मैंने आपको बताया हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स मतलब कि जहाँ पे प्लांट्स, इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट्स इन न्यूट्रिएंट सॉल्यूशंस दैट आर फ्री ऑफ सॉइल। यहाँ पे सॉइल नहीं होती, हाइड्रोपोनिक्स, यहाँ वाटर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। तो जो प्लांट की रूट्स हैं, दे आर सबमर्ज्ड इन द न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन विच इज फ्रीक्वेंटली मॉनिटर्ड एंड सर्कुलेटेड टू इंश्योर दैट करेक्ट केमिकल कंपोजिशन इज मेंटेन। तो हाइड्रोपोनिक्स में जो रूट्स हैं प्लांट की, वो एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जाती हैं। सेम एयरोपोनिक्स में क्या होता है, एयरोपोनिक्स में बेसिकली प्लांट्स आर ग्रोन इन द इन्वायरमेंट वेयर एयर विद वेरी लिटिल वाटर और मॉइस्ट एंड विदाउट सॉइल इज यूज्ड। वहाँ एयर का यूज किया जाता है। मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ, लेट मी शो यू डायग्राम। तो ये डायग्राम आप देखिए, एरोपोनिक्स का डायग्राम है। अगर आप इसको क्लियरली देखें तो ये प्लांट है, ये प्लांट की यहाँ पे रूट्स हैं, सॉइल आपको कहीं नहीं दिखेगी। इस तरीके से आपने देखा होगा कि यहाँ पे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है, नीचे न्यूट्रिएंट सोल्यूशन है और एयर में हल्का हल्का ये मॉइस्चर है, दिस इज द मॉइस्चर कंटेंट इन द एयर, है ना। इसी के बेसिस पे ये पूरा का पूरा प्लांट जो है वो ग्रो करेगा। दिस इज योर एरोपोनिक्स, है ना। तो मुझे पता था कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा समझने में, तो इसलिए मैं डायग्रामेटिकली आपको दिखा रहा हूँ एरोपोनिक्स किस तरीके से काम करता है। आप देखिए, इसमें देखो मिस्ट नॉवेल्स हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे ये जो है ना, ये एक ड्रिप टाइप का, यहाँ से ये स्प्रे करता रहता है, थोड़ा थोड़ा स्प्रे करेगा ताकि मॉइस्चर आता है यहाँ से सोल्यूशन को, ये यहाँ पे ड्रिप करता रहेगा, यहाँ पूरे एयर में फैलाता रहेगा ताकि ये जो है वो अच्छे से ग्रो कर सकें, है ना। तो ये होता है एरोपोनिक्स। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। अब एक एक्वापोनिक सिस्टम भी होता है। एक्वापोनिक में क्या होता है, जैसे आपको दिख रहा होगा ये अलग अलग लेयर्स हैं, है ना, ये अलग अलग लेयर्स हैं जहाँ पे प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे नीचे एक्वापोनिक्स में यहाँ पे फिशेस का यूज़ किया जाता है। फिश क्या करती हैं इस सोल्यूशन में, फिश क्या करती हैं, फिश के जो एक्सक्रीटा है वहाँ से अमोनिया निकलती है, फिश से अमोनिया निकलती है। फिर यहाँ पे एक बैक्टीरियाज का यूज़ किया जाता है जो कि अमोनिया को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं। फिर प्लांट्स क्या है, ये नाइट्रेट ले लेते हैं और जो वाटर है वो यहाँ पे रिटर्न आ जाता है, उससे अमोनिया रिमूव हो जाता है। तो वाटर एक तरफ से प्योरीफाई हो रहा है ना, इसमें ग्रेवल्स और इन सबसे अलग अलग लेयर्स में प्योरीफाई होता जाता है। वाटर इधर से प्योरीफाइड वाटर आ रहा है और यहाँ से यहाँ पे अमोनिया वाला वाटर जा रहा है ऊपर, है ना, अमोनिया वाला वाटर। तो ये आपका जो सोल्यूशन है ये एक्वापोनिक सोल्यूशन है। इसमें नाइट्रेट में बैक्टीरियाज कन्वर्ट कर देते हैं अमोनिया को और यहाँ फिशेस का यूज किया जाता है, एक्वापोनिक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए नोट्स में, एक्वापोनिक, द टर्म एक्वापोनिक्स इज कॉइन्ड बाय कंबाइनिंग टू वर्ड्स, एक्वाकल्चर विच रिफर्स टू फिश फार्मिंग। तो यहाँ पे एक्वाकल्चर का मतलब ही फिश फार्मिंग होता है, इसीलिए एक्वापोनिक्स में हमने देखा फिश का यूज किया गया था, प्लस हाइड्रोपोनिक्स जो टेक्निक नॉर्मली हाइड्रोपोनिक्स में वही यूज हो रही है। तो फिश प्लस रिलेशनशिप में होता है, ये प्लांट्स एंड फिश के रिलेशनशिप में यहाँ पे ग्रोथ हो रही है। तो आपने देख लिया डायग्रामेटिकली भी मैंने आपको दिखा दिया कि किस तरीके से अमोनिया निकल रहा है, अमोनिया से नाइट्रेट का यूज फिर प्लांट कर रहे हैं और उधर से फिर वाटर आ रहा है, ठीक है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस वर्टिकल फार्मिंग। ये मेथड्स आपने अच्छे से समझ लिए। मैंने आपको डायग्रामेटिकली इसीलिए दिखाया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसमें, ठीक है। दूसरी न्यूज़ देखते हैं, एशिया का जो बिगेस्ट इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है उसका नाम है आहार 2022। एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर जिसका नाम क्या है, आहार 2022। इट इज बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा, ठीक है ना, अपेडा बोलते हैं उसको, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। आहार 2022 ये एशिया का आपका सबसे बड़ा जो फूड एंड हॉस्पिटैलिटी फेयर है वो आपको याद रखना है, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। और इसको कर कौन रहा है, इसको करवा कौन रहा है, अपेडा। अपेडा क्या है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और इसके साथ कोलैबोरेशन में क्या है, इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन ITPO न्यू दिल्ली प्रगति मैदान में ये कैरी आउट किया जा रहा है। अच्छा, अपेडा का आपको पता रहना चाहिए, अपेडा इस बेसिकली इसका फंक्शन यही है कि एक्सपोर्ट प्रमोशन करना एंड शेड्यूल्ड प्रोडक्ट्स जो है यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मीट प्रोडक्ट्स, पोल्ट्री, इन सब का डेवलपमेंट करना, इन सब का मतलब इनको प्रमोट करना, पिकल्स हो गए, पापड़, चटनी, ये सब जो होता है ना, इन सब चीज़ों का प्रमोशन करना
एंड शुगर का इंपोर्ट भी अपेडा ही देखता है। शुगर का इंपोर्ट भी कौन देखता है? अपेडा ही देखता है। ये भी आपको याद रखना है कि शुगर का इंपोर्ट भी आपका अपेडा ही देखता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और अपेडा जो बना था ना, अपेडा बना था एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1985 के अंतर्गत, यानी कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अपेडा, और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो याद रखिएगा अपेडा जो है 1985 के अपेडा एक्ट से बना था, और ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंतर्गत आता है और एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग अपेडा आल्सो, है ना। और केरला ने अभी एमओयू साइन किया है नीदरलैंड के साथ फॉर प्रोजेक्ट दैट इज नेम्ड कॉस्मोस मेलाबैरिकस। तो कॉस्मोस मेलाबैरिकस नाम के प्रोजेक्ट के लिए केरला ने नीदरलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है। आपको याद रखना है केरला गवर्नमेंट ने नीदरलैंड के साथ एक एमओयू साइन किया है फॉर अ प्रोजेक्ट नेम्ड कॉस्मोस मेलाबैरिकस। अब ये प्रोजेक्ट क्या है? दिस प्रोजेक्ट विल हेल्प इन इलिस्ट्रेटिंग द केरलाज हिस्ट्री इन द 18th सेंचुरी। तो केरला की जो 18वीं शताब्दी की जो हिस्ट्री थी उसको इलस्ट्रेट करने में बेसिकली ये प्रोजेक्ट मदद करेगा। एंड द स्टेट विल ऑल्सो बी कोलैबोरेटिंग विद नीदरलैंड्स टू एस्टैब्लिश पेंट अकेडमीज इन मलप्पुरम एंड कोल्लम। तो मलप्पुरम और कोल्लम नाम की जो जगहें हैं केरला में, वहां पर पेंट अकेडमीज इस्टेब्लिश की जाएगी नीदरलैंड के सपोर्ट में। अब देखो क्या था, डच, आपको पता होगा नीदरलैंड के जो लोग हैं इनको पहले हॉलैंड बोला जाता था, डच कहा जाता था, तो ये लोग वहीं से आए थे। एंड डच ने काफ़ी आर्काइवल मटेरियल जो है वो इकट्ठा करके रखा है, जो कि इंडियन हिस्ट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द पार्ट ऑफ केरला, है ना। तो ये डच के जो आर्काइवल मटेरियल्स है जिनका डिजिटाइजेशन हुआ है, उसी को यहाँ पे बेसिकली यूज़ किया जाएगा और इंडिया के साथ कोलैबोरेट कर करके यहाँ पे, ताकि केरला की हिस्ट्री के ऊपर और ज़्यादा लाइट शेड हो सके। तो बेसिकली दैट इज द एफर्ट दैट इज गोइंग ऑन। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड विद मी एज वेल, आप मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं। आज हम एक एडिटोरियल पहले देखेंगे। एडिटोरियल में ही बहुत सारे फैक्चुअल प्रीलिम्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ये है मिशन अंत्योदय शुड नॉट फॉल बाय द वे साइड। अब ये आर्टिकल जो लिखा गया है ये अंत्योदय, मिशन अंत्योदय के लिए लिखा गया है। एक्चुअली अरुण जेटली जी जब हमारे फिनेंस मिनिस्टर थे 2017-18 के टाइम पीरियड में, तो उन्होंने 2017-18 में एक मिशन की बात की थी जिसका नाम है मिशन अंत्योदय की बात की थी, ठीक है ना। लेकिन अभी 4-5 साल हो गए हैं, उसके कुछ टारगेट्स भी थे जो बनाए गए थे, मैं आपको बताऊंगा आगे क्या टारगेट्स बनाए गए थे, लेकिन वो अभी पूरा नहीं हुआ है। प्लस उस टारगेट, देखो मैं आपको बता देता हूँ क्या टारगेट था। स्पेसिफिक टारगेट था उसका कि 50,000 ग्राम पंचायत को पॉवर्टी फ्री करना है बाय 2019। 2019 तक 50,000 ग्राम पंचायत को पॉवर्टी फ्री करना है, ठीक है ना। तब टारगेट यह था कि 150th बर्थ एनिवर्सरी है महात्मा गांधी की, उससे पहले ये काम कर देना 2019 में। लेकिन अब ये टारगेट 2022 के लिए मूव कर दिया गया कि 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस तक के लिए। लेकिन ऑथर ने वही कहा है कि भैया ऐसा ना हो कि बाद में और ज़्यादा ये आगे बढ़े और मिशन अंत्योदय पे कोई ध्यान न दे। अंत्योदय मतलब जो अंत में है, जो लास्ट माइल पे है, जो सबसे पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, उनका डेवलपमेंट होना जरूरी है, किसी तरीके का गैप ना रह जाए। बेसिकली दैट इज द थिंग। इसके लिए ऑथर ने कहा कि भाई गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें की ऑलरेडी, आपको पता है 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आया जिसमें कि डिसेंट्रलाइजेशन किया गया। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब कि जो पावर है वो बिल्कुल लोएस्ट लेवल पे, पंचायत लेवल पे दी गई, म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे दी गई, है ना। उसके लिए आर्टिकल्स भी ऑथर ने यहाँ पे दिए, आर्टिकल 243G से और आर्टिकल 243W के बीच के, जिसमें आर्टिकल मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता भी देता हूँ। आर्टिकल 243G जब आप देखोगे तो वो कहता है पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत। तो आर्टिकल 243G जो है वो कहता है पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, मतलब कि लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो है वो पावर दे सकता है पंचायत को एंड अथॉरिटी दे सकता है विच इज नेसेसरी फॉर देयर फंक्शनिंग एज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो जो स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट जो है, लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट जो है वो पावर दे सकता है। ये आर्टिकल 243G में मेंशन्ड है। और फिर बहुत सारी पावर है, जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल जस्टिस हो गया, है ना, और जो 11th शेड्यूल में अलग अलग काम लिखे हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे करने की पावर दी जाती है आर्टिकल 243 के अंतर्गत, 243G के अंतर्गत। फिर एक और नाम है कि ऑथर ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई गई, है ना। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, थोड़ा सा आपको बता दूं कि आर्टिकल 243ZD जब आप पढ़ेंगे, आर्टिकल 243ZD जब आप पढ़ेंगे तो ये डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी की बात करता है, विच इज टू कंसोलिडेट द डेवलपमेंट प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द ग्राम पंचायत। एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आपकी म्यूनिसिपैलिटीज के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ग्राम पंचायत के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों?
ग्राम पंचायत के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली 243 ZD के अंदर यही कहा गया कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी विल कंसोलिडेट द डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर्ड बाय द ग्राम पंचायत। एक लिंक की तरह काम करता है ग्राम पंचायत एंड अर्बन लोकल बॉडीज के बीच में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। लिखा है साफ साफ कि एवरी स्टेट शैल एस्टैब्लिश अ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल टू कंसोलिडेट द प्लान्स प्रिपेयर्ड बाय द पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट डेवलपमेंट प्लान फॉर द डिस्ट्रिक्ट एज अ होल। तो याद रखिएगा जितने भी प्लान है, चाहे वो पंचायत के प्लान हो, चाहे वो म्यूनिसिपैलिटीज के प्लान हो, वो फाइनली किसके पास जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के पास जाएंगे, जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी और वही फाइनली उनको कंसोलिडेट करेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी एक लिंक की तरह काम करता है पंचायत और अर्बन लोकल बॉडीज के। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको मुझे बतानी थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो रूल्स बना सकता है कि कंपोजिशन क्या होगा इन कमिटीज़ का, इनके लोग कैसे इलेक्ट होंगे, कैसे क्या होंगे। लेकिन एक्ट कहता है दैट 4/5 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी मस्ट बी इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। ठीक है ना। तो 4/5 जो मेंबर्स हैं दे शुड बी फ्रॉम अमंग देमसेल्व्स बाय द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज से ही 4/5 मेंबर्स जो लेना है उनके थ्रू, इलेक्शन के थ्रू लेना है। ठीक है ना। एंड दैट इज द थिंग व्हिच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी। इसके अलावा स्टेट फाइनेंस कमीशन का जिक्र किया। तो मतलब ऑथर अलग अलग मैकेनिज्म्स बता रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन के लिए कितने सारे मैकेनिज्म्स हैं। तो यहाँ पे स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की ऑथर ने। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 243I के अंतर्गत जब आप पढ़ेंगे तो आर्टिकल 243I के अंतर्गत लिखा है कि गवर्नर ऑफ द स्टेट शैल एस्टैब्लिश अ फाइनेंस कमीशन टू रिव्यू द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द पंचायत। पंचायत की फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन जो है आर्टिकल 243I के अंतर्गत जो है वो बनी है। तो ये कुछ फैक्चुअल चीज़ें थी जो मैं आपको बताना था। फिर ऑथर ने इसमें ये बताया कि भाई देखो विमेन के लिए भी रिजर्वेशन रखा गया है। पहले 33% था, कई मोस्ट ऑफ द स्टेट्स में 50% तक आ चुका है। शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन है। बट फिर भी जो पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है वो आज भी उसी स्टेट में है। बहुत ज़्यादा उनकी कंडीशन बदली नहीं, चाहे वो एजुकेशन के फील्ड में कंडीशन हो, चाहे हेल्थ के फील्ड में, चाहे प्राइमरी हेल्थ के फील्ड में, चाहे किसी भी फील्ड में अगर हम देखें तो उनकी कंडीशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो, वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा है। तो ऑथर ने यही कहा कि जो की गोल है मिशन अंत्योदय का वो यही होना चाहिए कि जो ये डिफरेंसेस हैं, डिफरेंसेस मतलब कि जो हेल्थ सर्विस रिच को मिल रही है वही हेल्थ सर्विसेज पुअर को भी मिलनी चाहिए। जो एजुकेशन रिच को मिल रहा है वही एजुकेशन पुअर को भी मिलना चाहिए। डेवलपमेंट तभी होगा। देखो डेवलपमेंट कोई ऐसा नहीं है कि डेवलपमेंट अगर किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का करते रहोगे या किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के बेनिफिट में करते रहोगे। भाई देखो जो इंडियन कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म है, सोशलिज्म का इंडियन कंसेप्ट क्या है, इंडिया का सोशलिज्म कंसेप्ट कहता है कि जो डिफरेंसेस हैं वो कम होने चाहिए। एग्जैक्ट इक्वालिटी की बात हम नहीं करते, कभी भी नहीं करते। क्यों? क्योंकि एग्जैक्ट इक्वालिटी की अगर आप बात करेंगे तो कम्युनिज्म पहुंच जाएगा। मतलब कि जहां सब बराबर है, चाहे मेहनत करने वाला हो, चाहे मेरिट वाला हो, चाहे बिना मेरिट वाला, बिना मेहनत करने वाला हो, सब बराबर है, तो कम्युनिज्म है। इंडिया ऐसा रेडिकल सोशलिज्म इंडिया के अंदर नहीं है। वी डू नॉट फॉलो दिस टाइप ऑफ रेडिकल सोशलिज्म। हमारे यहाँ क्या फॉलो होता है? हमारे यहाँ फॉलो होता है आपका इस तरीके डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। हमारे यहाँ फॉलो होता है कि वो डिफरेंसेस को कम करना है। वी हैव टू रिड्यूस द डिफरेंसेस बिटवीन द डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, है ना। कोई भी स्टेटस का व्यक्ति हो उसको प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, किसी भी स्टेटस का व्यक्ति उसको प्रॉपर एजुकेशन फैसिलिटीज मिलनी चाहिए, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। तो इसी के लिए 2019-20 में एक सर्वे किया गया, फिर उससे एक गैप रिपोर्ट बनाई गई, स्टेट वाइज एक गैप रिपोर्ट बनाई गई और एक कंपोजिट इंडेक्स रिपोर्ट बनाई गई। ये दोनों याद रखना, गैप रिपोर्ट और कंपोजिट इंडेक्स रिपोर्ट। तो कंपोजिट इंडेक्स रिपोर्ट और गैप रिपोर्ट जब निकाली गई तो देखा गया कि बहुत कम ग्राम पंचायत हैं जो कि अच्छा स्कोर कर रही हैं और बहुत ज़्यादा एक मेजॉरिटी ऑफ ग्राम पंचायत हैं जो कि बहुत ही लोअर लेवल पे या मिड लोअर लेवल पे हैं। ठीक है ना। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, चाहे सोशल जस्टिस हो, सोशियो इकोनॉमिक जो जस्टिस है, सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस जो है वो बहुत कम ग्राम पंचायत में, ऐसा समझ में आया। इसीलिए जो अंत्योदय मिशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑथर के अकॉर्डिंग और इसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। दिस इज व्हाट द ऑथर हैज सेड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आ गया होगा।
इंडियाज डेजिग्नेशन बाय USCIRF। अब USCIRF क्या है? USCIRF है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम। अब देखो ये जो USCIRF है ना, ये बहुत ही मतलब हमारे काम की तो देखो नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने ये इंडिया, इनका मोटिव यही रहता है कि जो कंट्रीज यूएसए के अगेंस्ट हैं, जाने वाली हैं या जा रही हैं, उनको इस तरीके से परेशान करना। जैसे अभी रशिया है, पाकिस्तान है, इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सब कंट्रीज को इन्होंने टारगेट किया। अब इंडिया इस समय यूक्रेन के वॉर में रशिया का थोड़ा साथ दे रही है, तो वहां पर इनको प्रॉब्लम है। तो इन्होंने क्या किया, इंडिया को कंट्री फॉर ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में डाल दिया। इन्होंने एक ग्रुप बना दिया, मतलब इन्होंने अलग अलग रेटिंग दिया, तो उसमें कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में इंडिया को डाल दिया। दूसरा एक ग्रुप है स्पेशल वॉच लिस्ट का ग्रुप है ना, मतलब ऐसी कंट्रीज जहाँ पे रिलीजियस फ्रीडम खतरे में है बिल्कुल, है ना। तो सारा खतरा इन लोग को दिखता रहता है कि रिलीजियस फ्रीडम बहुत ज़्यादा खतरे में है, ये हो, तो ये फालतू चीज़ों की चीज़ें हैं। एस जयशंकर जी ने, जो कि हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने ये अच्छा कहा था कि ये जो ग्रुप है, यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम जो ग्रुप है, ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न है। उन्होंने एक चीज़ बोली थी कि इंडिया एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न नहीं है, दिस ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय एस जयशंकर जी। तो वही मुझे भी लगता है कि ये ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना, कुल मिलाकर के इनका मोटिव यही है, ये अपना मोटिव फुलफिल करते हैं। यूएस के अगेंस्ट जो भी जाता है या जाने वाला होता है उसको इस तरीके से करते हैं। बता दो, USCIRF एक इंडिपेंडेंट बाई पार्टीजन बॉडी है विच इज़ क्रिएटेड बाय इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट 1998। 1998 के इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम एक्ट के थ्रू ये बनाई गई थी। ये अमेरिकन कांग्रेस द्वारा बनाई गई है, कोई NGO नहीं है, याद रखिएगा, क्लियर कट, ये कांग्रेशनली क्रिएटेड एंटिटी है। इट इज़ नॉट एन NGO या फिर कोई एडवोकेसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये पूरा मोटिव इसका अमेरिकन जो भी चीज़ है उनको प्रमोट करना है, क्योंकि अमेरिकन कांग्रेस के द्वारा ही बनाई गई थी, है ना। अपने घर का ये फटा हुआ नहीं देखते हैं, दूसरे के कपड़े में अगर थोड़ा सा भी छेद हो ना तो ये उसको काफ़ी उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो अपने कंट्री में इतना ज़्यादा जो इतने वायलेंस होते रहते हैं, लोन वायलेंसेज अमेरिका में सबसे ज़्यादा होते हैं मेरे हिसाब से, तो है ना। जो भी सिंगल, आपने कहा 17 साल के बच्चे जा करके सबको गोली मार के आ जाते हैं। यहाँ पे अमेरिका भैया अपने फटे में आप देखो ना यार, आप दूसरी कंट्री को क्या कर रहे हो। आपके कंट्री में इतना डिप्रेशन है, आपकी कंट्री में इतने लोग परेशान हैं, उसको पहले देखो, है ना, दूसरी कंट्री के ऊपर उंगली उठाने से पहले। तो इनके दो ग्रुप्स हैं, एक इन्होंने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और आपका इसको सऊदी अरेबिया, इन सब कंट्रीज़ को रखा है। वहीं दूसरी ओर एक इनका एक और ग्रुप है जिसमें स्पेशल वॉच लिस्ट में रखते हैं। तो स्पेशल वॉच लिस्ट में निकारागुआ, अजरबैजान, इजिप्ट, इंडोनेशिया, इराक, कजाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, उज़्बेकिस्तान, इनको रखा है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इंडिया को लगातार तीसरी बार है ये जब उन्होंने कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखा है। और एस जयशंकर जी ने इसको कहा था कि इट्स अ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, देखो ये लिखा भी हुआ है, एस जयशंकर जी कॉल्ड द कमीशन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न, वही बिल्कुल सही बात भी है। यूनाइटेड कलर्स ऑफ येलो वेस्ट। अब येलो वेस्ट बस मैं आपको बताना चाहता था कि ये येलो वेस्ट होता क्या है, या येलो वेस्ट मूवमेंट अगर लिखा आ जाए कभी तो क्या है। एक्चुअली फ्रांस में येलो वेस्ट या येलो वेस्ट मूवमेंट के नाम से हुआ था अभी रिसेंटली, और पहले भी इनको जिलेट्स जॉनेस भी कहा जाता है, याद रखिए, GILETS, जिलेट्स, JAU जॉनेस, NES, तो ये इसको बोलते हैं जिलेट्स जॉनेस। येलो वेस्ट मूवमेंट भी कहा जाता है इनको। और ये बेसिकली वहाँ पे बहुत सारी डिमांड करते हैं अलग अलग तरीके से। जिसको हेल्थ केयर नहीं मिल रही वो हेल्थ केयर की डिमांड करता है, जिसको टैक्स कट करना है वो टैक्स कट करने की बात करता है। जो कुछ लोग बोलते हैं कि भैया अमीरों के लिए टैक्स बढ़ा दो, कुछ लोग बोलते हैं गरीबों के लिए टैक्स घटा दो, कुछ लोग कहते हैं कि हेल्थ हमको अच्छी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं फ्यूल हमको सस्ता चाहिए, है ना। तो ये कोई ऐसा पर्टिकुलर मोटिव वाला ग्रुप नहीं है। येलो वेस्ट मूवमेंट मतलब कि वो सारी जो कॉमन मैन की डिमांड्स हैं वो सारी डिमांड्स इसके थ्रू होती हैं, ठीक है ना। दैट इज व्हाट हैज बीन मेंशन्ड इन दिस आर्टिकल। एंड दूसरी चीज़ ये भी कि काफ़ी ज़्यादा फ्रांस में इन्होंने अभी रिसेंटली एक अच्छी चीज़ येलो वेस्ट के अंदर ये है कि ये स्टेट से ही सोल्यूशन भी चाहते हैं। प्रॉब्लम भी इनका स्टेट है और इनका सोल्यूशन भी स्टेट है। मतलब ये कोई ऐसा नहीं चाहते कि कू करवाना चाहते हैं या चाहते हैं कि पावर दूसरे के हाथ में चली जाए। एक्चुअली ये चाहते हैं कि स्टेट ही सोल्यूशन भी निकाले, क्योंकि स्टेट इज कैपेबल ऑफ गिविंग द सोल्यूशन, देयरफॉर स्टेट शुड गिव द सोल्यूशन। तो दिस इज व्हाट हैज बीन सेड बाय देम।
है ना। और थोड़ा बहुत बस येलो वेस्ट मूवमेंट बस याद रखो, ज़्यादा इसके बारे में आपको जानने की जरूरत नहीं है डिटेल्स में, ये कहाँ से कैसे इसकी स्ट्रेटजी क्या रहती है। यूपीएससी आपसे वो नहीं पूछेगा, येलो वेस्ट मूवमेंट केवल पूछ सकता है। एक अच्छा न्यूज़ यहाँ पे, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड नेटफ्लिक्स टू लॉन्च पार्टनरशिप विद 2 मिनट्स फिल्म्स। अब यहाँ पे अच्छी न्यूज़ है ये कि नेटफ्लिक्स के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पार्टनरशिप कर रहा है, 2 मिनट्स की मूवीज़ बनाएंगे। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत अलग अलग जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अलग अलग जो हमारे कुछ अच्छे लोग रहे हैं, स्पेशली जो फीमेल फ्रीडम फाइटर्स है, फीमेल कुछ इंपॉर्टेंट जिन्होंने किया है, उनके ऊपर ये 2-2 मिनट की मूवीज़ नेटफ्लिक्स में बनाई जाएंगी। और इसके लिए MOU साइन किया गया है नेटफ्लिक्स और ये आपका यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, ताकि वो इसको शोकेस करें, है ना। व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा है नेटफ्लिक्स की, आपको पता है, तो इस कारण से वो चाहते हैं कि लोगों को इसके बारे में पता चले। अब इसमें कुछ नाम इन्होंने लिखे, तो मैं उनके बारे में आपको बता दूं। बसंती देवी, याद रखिएगा, एंड अंशु जमशेनपा। इसके अलावा बसंती देवी, सबसे पहले बता दूं, बसंती देवी एक इन्वायरमेंटलिस्ट है ना, एंड शी हैज़ बीन कंसर्न विद प्रिजर्विंग ट्रीज इन उत्तराखंड, है ना। तो शी इज़ कंसर्न विद प्रिजर्विंग ट्रीज इन उत्तराखंड, एंड शी वाज अवॉर्डेड द हाईएस्ट अवार्ड फॉर वुमेन इन इंडिया, द नारी शक्ति पुरस्कार इन 2016। तो इनको 2016 में नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया था। ये इन्वायरमेंटलिस्ट है एंड शी हैज़ बीन कंसर्न विद प्रिजर्विंग ट्रीज इन उत्तराखंड, बसंती देवी, याद रखेगा। अंशु जमशेनपा जो है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन टू सबमिट माउंट एवरेस्ट ट्वाइस इन 5 days, 2 बार 5 दिनों में इन्होंने माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, अंशु जमशेनपा। एंड हर्षिनी कन्हेकर, याद रखेगा, हर्षिनी कन्हेकर, इंडियाज फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर। हर्षिनी कन्हेकर इज इंडियाज फर्स्ट वुमेन फायर फाइटर। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और इनके ऐसे ही बहुत सारे हमारे यहाँ के फ्रीडम फाइटर्स हैं जिनके ऊपर मूवीज़ बननी चाहिए, और उनके ऊपर मूवी बनेगी, 2-2 मिनट की मूवी चाहे बने, लेकिन दैट्स अ वेरी गुड स्टार्ट, है ना। अगला देखो, US होस्ट्स वेपन समिट एज मॉस्को वॉन्स ऑफ वर्ल्ड वॉर, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉप US ऑफिशियल्स दे होस्टेड एन इमरजेंसी टॉक विद एलाइज इन जर्मनी, एंड वो बिल्कुल वो कीव को वेपन सप्लाई कर रहे हैं। तो अमेरिका ने तो हमेशा यही किया कि जब भी वॉर हुआ है तो अमेरिका ने वेपन ही सप्लाई किया, चाहे World War II हो चाहे कुछ भी हो। और अभी रशिया ने इनको वो कहा था, चिताया था कि भैया वर्ल्ड वॉर हो सकता है शुरू हो जाए। सो दैट इज़ द रीज़न वाई इस तरह से वेपन समिट वो होल्ड कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं, प्लस यूक्रेन को किस तरीके से कहाँ सप्लाई करना है, ठीक है ना। 1962 में एक क्राइसिस का नाम यहाँ पे देखो लिखा है, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जहाँ पे क्यूबा में जब उस समय फिदेल कास्ट्रो थे, है ना, तो क्यूबा में भी ऐसा हुआ था कि जो रशियन मिसाइल्स थी, न्यूक्लियर मिसाइल्स, वो बिल्कुल पॉइंट आउट कर गई थी और अमेरिका की तरफ पॉइंट आउट करके उन्होंने लगा दिया था उनके बिल्कुल बॉर्डर पे, है ना। तो उस तरह की ही सिचुएशन कुछ ऐसी अभी भी बन रही है ना। सो दैट इज़ द थिंग विच हैज़ बीन सेड बाय दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, और दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो एज वेल, है ना। यहाँ पे एक लास्ट न्यूज़ है, एल्वेरा ब्रिटो पासेज अवे। एल्वेरा ब्रिटो के बारे में आपको बता दूँ, एल्वेरा ब्रिटो इज़ अ फेमस इंडियन हॉकी प्लेयर एंड शी इज़ एन अर्जुन अवार्डी। 1965 में उनका अर्जुन अवार्ड मिला था। एल्वेरा ब्रिटो, याद रखिएगा, एल्वेरा ब्रिटो एन अर्जुन अवार्डी, एंड शी वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम एज वेल। शी वॉज द कैप्टन ऑफ इंडियन हॉकी टीम, एंड इसके पहले ये मैसूर स्टेट को लीड करती थी, एंड 1965 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। So that is the thing which is important. I hope you got clarity. That is it for this video. Thank you and have a nice day.